वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। हम जानेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं तथा उन विशेषताओं में से कौन कौन से दोष उत्पन्न हुए। 73वां संविधान संशोधन है जो कि पंचायती राज संस्थाओं के विषय में किया गया था, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था और जिसमें यह व्यवस्था की गई कि जो पंचायती राज संस्था है उसको विशेष महत्व दिया जाए और उसको मजबूत बनाने का कार्य किया और उसे संवैधानिक दर्जा देने का भी कार्य किया गया। और अंत में 24 अप्रैल 1993 को इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया और इसलिए ही प्रत्येक वर्ष जो 24 अप्रैल है उसको पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो पहली विशेषता है इसकी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको पहले कानूनी रूप धारण नहीं कराया गया था, लेकिन 1992 के बाद इसको कानूनी रूप दिया गया, यानी कि इसमें आज के समय देखा जाए तो इसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। कोई भी इसका उल्लंघन करेगा तो उसको कानून उसको दंड देगी। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, तो आज के समय इसकी व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा जोड़ा गया। और अब संविधान के अध्याय 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसमें इसके बारे में बताया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मामलों का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता के बारे में जो कि है त्रिस्तरीय पंचायती संस्था, यानी कि त्रिमुखी संस्था, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि इसके 3 स्तर होंगे। पहला स्तर होगा ग्राम स्तर, दूसरा होगा ब्लॉक स्तर और तीसरा होगा जिला स्तर, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि जो लोकतंत्र है उसका जो सबसे लघु व्यवस्था होगी उसमें इसके 3 स्तर को डिवाइड किया गया। आज के समय में जो लोकतंत्र है उसका विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसमें जो शक्ति है उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है और इन शक्तियों में यह व्यवस्था भी की गई कि जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, यानी कि जिन पंचायतों की जो जनसंख्या है वो 20 लाख से कम होगी, तो उसमें केवल 2 स्तर होंगे, जिसमें होगा ग्राम स्तर और जिला स्तर। यहाँ देखने को मिलेगा आपको अभाव ब्लॉक स्तर का। और जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक होगी तो इनमें त्रिसंस्था का रूप या त्रिमुखी संस्था का रूप धारण कराया जाएगा। अब देखते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में। तो जो इनके गांव पंचायत में इनके जो 3 स्तर के बारे में हमने बात करी, जिसमें पंचायत आता था, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद। इनके सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि सीधी इसमें जनता की भागीदारी होती है। लेकिन इनके अध्यक्ष की बात करें तो इनके जो अध्यक्ष का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और इस व्यवस्था के द्वारा इसमें प्रत्येक गांव को खंड व जिले को अन्य वार्डों में विभक्त किया गया है, यानी कि और छोटा लेवल किया जाए, जिसके द्वारा जो शक्ति है उसको और डिवाइड करके जनता के छोटे से छोटे इकाई तक पहुंचा जा सके। अब बात करते हैं इसके चौथे विशेषता के बारे में जो कि है मनोनीत सदस्यों को भेजने का अधिकार। तो इनका जो पहला अधिकार है वो है सरपंचों को, जिसमें जो पंचायत समिति है या जिला परिषद है उसके अंदर उनका मनोनयन किया जाएगा। इनका जो दूसरा अधिकार है वो है पंचायत समितियों के अध्यक्ष का जो जिला परिषद में मनोनयन किया जाएगा। तीसरा अधिकार है संबंधित विधायकों सांसदों को पंचायत समिति या जिला परिषद में मनोनयन किया जाएगा। अब देखते हैं इनकी 5वीं विशेषता जो कि है आरक्षण की नीति, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 सदस्य की सीट को आरक्षित किया गया है। लेकिन जो बिहार है उसमें 2/3 सीटों का आरक्षण किया गया है और ये एक ऐसी पहल है जिसको आज सभी राज्य अपनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और अब बात करें एससी और एसटी के बारे में कि इनके पास कितना आरक्षण है। तो इनके पास आरक्षण है इनकी जनसंख्या के अनुसार, जितनी जनसंख्या उतना इनको आरक्षण प्राप्त होगा। बात करें अवधि के बारे में तो अवधि इनकी 5 साल की होती है, 5 साल के लिए ये चुने जाते हैं। लेकिन यदि राज्य सरकार के द्वारा इनको भंग किया जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाए जाने आवश्यक होंगे। बात करते हैं 7वीं विशेषता के बारे में, तो है पंचायत के उत्तरदायित्व। तो 11वीं जो अनुसूची है उसमें इनके 29 विषय इनको दिए गए हैं, जिनके द्वारा यह कानून या योजना को लागू करेंगे और इनके पास यह दायित्व सौंपा गया है कि यह अपने कानून बनाएं, उनका निरीक्षण करें, उनकी व्यवस्था या उनकी योजना को ध्यान से देखते रहें। अब बात करते हैं इनकी 8वीं विशेषता के बारे में जो कि है वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। तो वित्त आयोग की जो व्यवस्था है वो राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष के लिए इनका गठन किया जाता है और यह आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को पेश करते हैं।
जिसे राज्यपाल विधानमंडल के सामने पेश करते हैं, बताते हैं कि इनके द्वारा कितना खर्च किया गया है। बात करें कि इनकी जो व्यवस्था है वो किस तरह होती है, तो राज्य और पंचायतों के मध्य इनके करों का बंटवारा किया गया है। दूसरी व्यवस्था है जो पंचायत के सभी स्तर है, जिसमें 3 स्तर के बारे में हमने बात करी, तो उनके मध्य इनके करों का बंटवारा किया जाता है, यानी कि ग्राम में, ब्लॉक में और जिला में इनके जो कर है उनका बंटवारा वित्त आयोग करता है। तीसरी व्यवस्था के बारे में हम बात करें तो पंचायतों के द्वारा जो इनके कर लिए जाते हैं उनको, इनकी फीस को निर्धारित किया गया है। अच्छी वित्तीय स्थिति के लिए राज्यपाल को सौंपा गया जो भी कार्य है, इसीलिए सौंपा गया है कि जो वित्त की अच्छी व्यवस्था है उसको कायम किया जा सके। लेकिन इस पहल को सुनिश्चित भी किया गया है कि जो राज्य संस्थाओं को धन का आवंटन किया गया है वो राजनीतिक मसला न बन जाए, यानी कि ऐसा मसला न बने जिसमें जो पंचायत है वो आपस में ऐसी घृणा करे कि इनको अधिक सहूलियत दी गई है और हमको अधिक नहीं दी गई। तो ऐसी व्यवस्था को कम करने के लिए इसको पहल किया गया है कि राज्यपाल की दृष्टि में इनके ऊपर नियंत्रण रखा जाएगा वित्त आयोग के मामले में। अब जानते हैं इनकी 9वीं विशेषता के बारे में, जो कि है चुनाव आयोग की व्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये पंचायती राज संस्था है इसकी व्यवस्था राज्य की जो राज्य सूची है उसमें इसकी व्यवस्था की गई है। तो राज्य के पास अधिकार है कि जो इनकी व्यवस्था को कायम करे, इनके विषय इनको निर्धारित किए। तो राज्य के पास अधिकार है कि इनके चुनाव मामले को भी इनके नजर में रखे, यानी कि राज्य के जो राज्य चुनाव आयोग है वो उनकी देख रेख में, इनके परिवेक्ष में, इनके निरीक्षण में, इनकी अध्यक्षता में किए जाते हैं चुनाव। बात करें इनकी 10वीं विशेषता के बारे में तो वो है कुछ अधिनियमों में विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं किए जा सकते। और वो कौन कौन से क्षेत्र है, जिसमें नागालैंड है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर है। और ये सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र भी आते हैं, जिनमें यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है। बात करें इनकी 11वीं विशेषता के बारे में, जो कि है न्याय के संबंधित मामले, तो इनमें न्याय के लिए सरपंच का निर्माण किया गया है, जो गांव की कचहरी या न्याय व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसमें फौजदारी या दीवानी मुकदमे देखे जाते हैं, जो 10,000 तक के मामले होते हैं। और 10,000 से अधिक के मामले जिला परिषद में या जिला जो न्यायालय हैं उनमें देखे जाएंगे। अब बात करते हैं इनकी सूची के बारे में, तो 11वीं अनुसूची में शामिल इनके विषयों के बारे में जान ले कि इनकी क्या क्या विशेषता है। तो इनको 29 विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर ये कानून बनाते हैं और पंचायती राज संस्था को अच्छी तरह से सफल बनाने का भी कार्य करते हैं। जिनके आप विषय देख सकते हैं कौन कौन से विषय में इनके पास अधिकार है, जिसमें कृषि आता है, भूमि सुधार आता है, लघु सिंचाई आता है, पशुपालन आता है, सामाजिक सुधार आता है, लघु उद्योग, ग्राम खादी उद्योग आदि जितने भी विषय हैं इनकी देख रेख में कार्य किए जाते हैं। इनकी देख रेख में योजनाएं बनाई जाती है, इनकी देख रेख में कानूनों का निर्माण किया जाता है। लेकिन यह जाने कि इनके पास जो विषय आते हैं ये आते कहाँ से है, तो इनके पास जो विषय आते हैं वो राज्य इनको मुहैया कराते हैं। जिस पंचायत को जितने विषय की आवश्यकता है राज्य उसे मुहैया कराता है, यानी कि राज्य के पास इनके विषय के ऊपर कंट्रोल है कि किसको कितने विषय देने हैं। अब जानते हैं पंचायती राज संस्थाओं के दोष के बारे में। किसी भी व्यवस्था में यदि उसकी विशेषता देखी जा रही है तो उसके पीछे उसकी दोष को भी देखा जाए, उसकी अव्यवस्था को भी देखा जाए, जिसके अंतर्गत उसके जो शुद्ध रूप है उसको निखारा जा सके। तो इनका जो दोष है पहला, तो वो है जब भी इनके पास चुनाव होते हैं तो उसमें हिंसा होती है, भ्रष्टाचार होता है, जातिवाद का अच्छा खासा बोलबाला है। क्योंकि हाई लेवल यानी कि जो केंद्र लेवल की राजनीति है उसमें भी इन व्यवस्था को देखा जा सकता है। तो ये तो छोटा लेवल है जिसमें तो देखना लाजमी है। बिना इनके कारकों के राजनीति आज के समय नहीं हो सकती। और यहाँ तक कि जो इनके निर्वाचित क्षेत्र में इनके प्रतिनिधि होते हैं वो इनसे परे नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो सभी मुद्दे हैं, जो एक कारक है, ये जनता के मुद्दे और कारक है, जिनसे जो भी प्रत्याशी दूर होगा तो वो चुनाव हार जाएगा। अब बात करते हैं इसकी दूसरे दोष के बारे में, कि जो सदस्य है जब भी वो निर्वाचित होगा, जब भी वो चुनाव लड़ेगा तो उससे पहले वो बताता है कि हमारे द्वारा विभिन्न कार्य आपके लिए कार्य किए जाएंगे, जिसमें आपकी सफलता के कार्य होंगे, जिसमें आपके कल्याण के कार्य होंगे। और जब वो सरकार बना जाता है तो उसके बाद वो अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन नहीं करता। तो यह व्यवस्था उसके लिए दोष सिद्धि होती है। अब बात करें इसके अगले दोष के बारे में, तो वो है रिश्वतखोरी चलती है, धन की बोलबाला रहता है। क्योंकि आज के समय जिस पार्टी के पास धन का अभाव होगा तो वो पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती।
धन के द्वारा वो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, अपनी पार्टी को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं और विभिन्न स्वरूपों के द्वारा, जिसमें उसकी मीडिया आती है, पोस्टरिंग बाजी आती है, जिसके द्वारा वे अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपने कार्य बताते हैं, अपने द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्य बताएंगे। तो उनके द्वारा जो धन का प्रयोग होगा, तो धन के द्वारा उनको अधिक फजूल खर्ची होगी। तो यह भी एक व्यवस्था खराब है, जिसके द्वारा जो पंच है उनको भी खरीद लिया जाता है। बात करें इसकी अगली जो दोष है उसके बारे में, तो स्वयं पंच लोग अनपढ़ होते हैं, तो इसलिए वे जो विभिन्न समस्या है उनके क्षेत्र में उसको सुलझाने के लिए अयोग्य होते हैं। तो इसको दूर करने के लिए क्या उपाय होगा कि उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको निर्धारित किया जाए कि जब भी आप इतने क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब जानते हैं कि अगले दोष क्या हो सकता है इनका। तो जो पंच लोग हैं वो पार्टी लाइन के होते हैं, या पार्टी लाइन का मतलब है कि जो पार्टी राज्य में है, तो उनकी राज्य में जो सरकार है वही गांव में उनकी सरकार बनने का कार्य सिद्ध करेंगे। तो पार्टी लाइन से चुने जाते हैं, इसलिए वह लोग निष्पक्ष रूप से अपना न्याय नहीं कर सकते। संक्षेप में कह सकते हैं कि जो भारत है पंचायती राज संस्था का एक मिश्रित वरदान है, क्योंकि इसमें उनकी विशेषता को भी देख सकते हैं, उनके दोष को भी देख सकते हैं, उनके सुझाव को भी देख सकते हैं, और विभिन्न सुझावों के द्वारा उनको उनके निदान को कार्य कर सकते हैं, उनकी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से अच्छी तरह से उनकी सफलता के लिए कामना कर सकते हैं। तो आज हमने जाना पंचायती राज संस्थाओं की विशेषताओं के बारे में, उनकी क्या क्या विशेषता है तथा उनकी जो विशेषताओं में से उनके दोष उत्पन्न हुए वो है क्या। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।